हेलो हाय गुड मॉर्निंग सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज नाम है। पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट बता दिया है, ठीक है, वो पीछे की चीज़ें हैं, रिवाइज मैंने करा दिया है, उसको जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। आज के सेशन में आगे हम उसके बढ़ने वाले हैं। कल मैंने डिस्कस कर दिया था, समरूप आकृतियाँ तक डिस्कस कर दिया था, समरूप आकृतियाँ। ठीक है, कोई भी आकृति समरूप कब कही जाती है? बस देखने में क्या होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए, देखने में बस एक के जैसी लगनी चाहिए। बाकी उसका आकार बड़ा छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ? बस देखने में क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। और बड़ा छोटा से हमसे मतलब नहीं है। अगर आयत है तो दोनों आयत ही होना चाहिए, समझ में? अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज ही होना चाहिए, अगर वृत्त है तो वृत्त ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और अपने सोशल मीडिया अकाउंट में जितने भी हैं उसके जगह पर शेयर कर दीजिए, और जिससे अपने दोस्तों को भी जोड़ दीजिए इससे, और सबको बताइए कि नहीं, यहाँ पे फ्री एंड कॉस्ट मैथ एंड साइंस पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। बाकी आपकी जिम्मेदारी है, करते रहिए। ठीक है, मैं आपके लिए काम करता रहूँगा डेली डेली। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ मैंने बता दिया था कि बस देखने में एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग हो सकती हैं। बात समझ आ रही? अलग अलग आकार की हो सकती हैं। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं, अपना पहला टॉपिक ले लेते हैं, समरूप बहुभुज। समरूप बहुभुज, समरूप बहुभुज मतलब सिमिलर पॉलीगन, सिमिलर पॉलीगन। ओके, देखो, अब हम आकृतियाँ तो समझ गए थे। मतलब ऐसी बहुत सारी आकृतियाँ हो सकती हैं जो सिमिलर हो सकती हैं, तो क्या उनको सिमिलर होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, उन सब चीज़ों को हम इसमें समझने वाले हैं। ठीक है, कैसे हम कह देंगे, कोई भी आकृति को समरूप थोड़ी ना कह देंगे। ठीक है, कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए, कोई ना कोई उसकी क्राइटेरिया होनी चाहिए ना, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, क्राइटेरिया होती है, तो उसी क्राइटेरिया को हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए, दो 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 बहुभुज समरूप होते हैं यदि यदि पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? यदि उनके भुजाओं की संख्या बराबर हो, समान हो। भुजाओं की संख्या समान करते हैं, बराबर नहीं, समान करना ठीक रहेगा। समान हो, ये पहला कंडीशन होगा। मतलब कोई भी दो आकृति लीजिएगा, उसमें भुजा, पहली आकृति में 5 भुजा है तो दूसरी आकृति में भी कितनी होनी चाहिए? 5 भुजा होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, चलिए दूसरी कंडीशन हम देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन, उनके संगत कोण आपस में बराबर हो। उनके संगत कोण भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। संगत कोण मैंने बताया है, संगत किसे कहते हैं? संगत भुजा, संगत कोण मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब दोबारा नहीं बताऊंगा उसको ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा, उनके सभी भुजाओं सभी भुजाएं, ठीक है, सभी भुजाएं समान अनुपात में हो, समान
समानुपाती हो, समानुपाती, ठीक है। 3 कंडीशन होनी चाहिए, 3 कंडीशन होनी चाहिए, तभी हम उसे क्या कह सकते हैं, समरूप बहुभुज कह सकते हैं। कोई भी बहुभुज समरूप कब कहलाएगा, जब उसमें क्या होना चाहिए, सभी उनके भुजाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, उनके सभी भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से एक समझते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखिए जरा, एक तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये आकृति कब आकृतियां क्या होंगी, समरूप होंगी। जैसे हम एक ले लेते हैं, एक वर्ग है, एक वर्ग है, क्या है ये स्क्वायर है, एक वर्ग है। एक हम दूसरा वर्ग लेते हैं, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, इसका नाम पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। अब इनका नाम दे दिए। अब इनकी भुजाओं की संख्या, भुजाओं की लंबाई दे देते हैं, ये 2 हो जाए करते हैं, ये 4, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वर्ग है, क्या है, स्क्वायर, ये भी है, ये वर्ग है, तो क्या सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी कि नहीं, सभी भुजाएं भी आपस में बराबर, मतलब ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, और यहाँ से ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं, समरूप हैं कि नहीं, चेक करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया है कि उनके सभी भुजाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। चेक कीजिए, तो इसमें एक भुजा है, 2 ठो, 3 ठो, 4 भुजा है। इसमें कितनी भुजा है, पहला कंडीशन तो हमारा मिल रहा है कि इसमें 4 भुजा है, 4 भुजा इसमें भी 4 भुजा है, देखो 1 2 3 4 सभी है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि पहली कंडीशन हम सेटिस्फाइड कर दिए, पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। दूसरा कंडीशन देखो जरा, तो उनके संगत कोण बराबर हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग के सभी कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो 90 डिग्री देखो जरा, यहाँ पे ये भी 90 है, ये भी 90 है, सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं बराबर होते हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री, ओके। तो ये हम कह सकते हैं कि संगत कोण भी आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है ना, संगत कोण भी आपस में बराबर हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इनके कोण भी आपस में बराबर है, मतलब कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण पी के, और कोण क्यू बराबर है कोण आर के, इस तरीके, सॉरी, कोण बी बराबर है कोण आर के, कोण बी बराबर है कोण आर के। ऐसे सभी कोण देखेंगे तो आपस में बराबर, क्योंकि है तो सभी 90 ही, तो हम इसके बराबर ये इसके बराबर ये लिख दें, इसके बराबर ये लिख दें, आएगा तो 90 ही, ठीक है। तो सभी कोण भी आपस में क्या है, बराबर है, सभी कोण भी बराबर है। दूसरी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। अब तीसरी वाली कंडीशन देखो जरा, तो सभी भुजाएं आपस में समानुपाती है। क्या देखिए जरा, तो इसकी भुजाएं दी है कि नहीं, भुजाएं भी दी है, इसका अनुपात देखिए जरा, तो क्या बराबर आ रहा है, देखिए जरा, यहाँ से देखेंगे, ए बी भुजा ले लिए, इसकी संगत भुजा कौन कहलाएगी, पी क्यू। तो हम देख रहे हैं कि ए बी कितना है, 2 है, और पी क्यू कितना है, 4 है, करके कितना आ जाएगा, 1/2, मिल गया। चलिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरी भुजा बी सी, और इसकी दूसरे पी क्यू आर, बी सी का मान 2 है, और क्यू आर का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये चूंकि सभी भुजाएं तो आपस में बराबर, तो इसी के बराबर ना जाएगा सबका अनुपात, सभी अनुपात क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, सभी अनुपात भी आपस में बराबर होंगे। आगे भी आप करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम 2 यहाँ चेक कर दिए, 2 ठो आगे चेक कर देते हैं, यहाँ पे देखिए जरा, तो चलिए हम ले लेते हैं बी सी डी अपन एस आर एस, कितना हो जाएगा बताइए, तो 2/4 मतलब 1/2, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, ए डी अपन पी एस, तो ये भी 2 हो गया, ये भी 4, मतलब हो जाएगा 1/2। तो हम देख रहे हैं सभी भुजाओं का अनुपात क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, बराबर मिल रहा है कि नहीं। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो हम इसे क्या ये कह सकते हैं कि क्या ये समरूप है, समरूप है कि नहीं। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो हम उसे क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इधर। इस बार हम आयत लेते हैं, कोई आयत लेते हैं, ठीक है, आयत, एक हम आयत ले लिए, ठीक है। एक तो बड़ा सा आयत ले लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये क्या है, रेक्टेंगल है, ये भी क्या है, रेक्टेंगल है,
रेक्टेंगल। ओके, ये आयत है, बात समझ लीजिए, ठीक है। अब इनकी भुजाएं हम दे देते हैं, ये कर लेते हैं 2 है तो ये 6 कर लेते हैं, ये 3 कर लेते हैं, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, ये 1 है तो ये 1 हो जाएगा। चलिए आइए अब चेक करते हैं कि क्या ये दोनों समरूप हैं कि नहीं, समरूप हैं कि नहीं है, ठीक है। तो हम समरूप चेक करने के लिए क्या करेंगे, यही 3 कंडीशन सेटिस्फाइड कराएंगे, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो हम कहेंगे कि वो आकृति क्या है, समरूप है, वो आकृति समरूप कहलाएगी। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, उनकी भुजाओं की संख्या देखो जरा, तो 1 2 3 4, 4 भुजा हैं, इसमें भी 4 भुजा हैं, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। दूसरा कंडीशन देखो, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण, क्योंकि आप जानते हैं कि आयत के भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तो 90 डिग्री के होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पहला कोण में तो 4 भुजा थी, 4 बराबर 4 भुजा हो गया। दूसरा कंडीशन में क्या कर रहा है, प्रत्येक कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए, तो हम देखेंगे ए का संगत कोण P होगा, B का Q होगा, C का R है और D का S है, ठीक है। चलो तो हम देख रहे हैं इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर, संगत भुजाएं नहीं, संगत कोण, कोण A बराबर क्या मिल रहा है, कोण P, यहाँ पे आप जानते हैं 90 डिग्री होता है, और ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, मतलब 90 डिग्री का सभी होते हैं। समझ में आया? इस चीज को आप बचपन में पढ़े होंगे। चलो कोण B बराबर कोण Q, और कोण R बराबर कोण C, और कोण D बराबर कोण यस, कोण भी बराबर हो गए। संगत भुजाओं का अनुपात देख लीजिए जरा, संगत भुजाओं का अनुपात ए बी अपन पी क्यू, ए बी का मान कितना है 2 है, पी क्यू का मान कितना है 6 है, यहाँ से देखेंगे तो 1/3 आ जाएगा, 1/3। अब देखिए जरा दूसरा भुजा का अनुपात निकालिए बी सी अपन क्यू आर, बी सी का मान कितना है 1, क्यू आर का मान कितना है 3, तो यहाँ से वैल्यू मिल गई 1/3। ओके, चलो अब दूसरा देखते हैं जरा, सी डी अपन एस आर, सी डी का मान कितना है 2 है, और एस आर का मान कितना है 6 है, तो यहाँ से भी मान मिल जाएगा 1/3, वहाँ से भी 1/, और यहाँ से भी कट के 1/3 मिल रहा है, ठीक है। अब चौथा वाला रह जाएगा ए डी अपन पी एस, तो यहाँ से मिल रहेगा आपको ए डी का मान 1 और पी एस का मान 3, तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं सभी क्या है, सभी के अनुपात आपस में बराबर हैं, तो इसलिए तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ना कि ये वाला आयत दोनों क्या है, एक दूसरे के समरूप है, ये एक दूसरे के क्या है, समरूप है। बात समझ आ रही है? तो हम कह सकते हैं कि आयत ए बी सी समरूप है किसके, दूसरा आयत जो है पी क्यू आर एस के समरूप है, ये आपका बता देंगे समरूप है। ऐसे हम चेक करते हैं, क्या करते हैं, चेक करते हैं, देख करके आकृतियों को, इनके भुजाओं को पहले क्या कर देंगे, भुजा को देखेंगे, फिर उसके बाद कोण को देखेंगे, फिर उसके बाद उनके सभी भुजाओं का अनुपात देखेंगे। अगर इसमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो आकृति क्या कहलाएगी, समरूप नहीं कहलाएगी, वो आकृति समरूप नहीं कहलाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं, नोट कीजिए जरा, इसको नोट कीजिए फट से। नोट कीजिए। अच्छा, ये इधर देख लीजिए जरा, एक तो हम त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। इसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये न्यून कोण है, ठीक है। और एक हम ले लेते हैं क्या, एक और त्रिभुज ले लेते हैं, एक हो गया 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये आपको ले लेते हैं हम 70 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, इधर एक्स वाई जेड, ठीक है। देखिए जरा, क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं, क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं, चेक कीजिए जरा, तो क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं। देखो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे कि इनकी भुजाओं की संख्या समान है कि नहीं। देखो जरा, काउंट करो जरा, भुजाओं की संख्या बराबर है, बराबर होनी चाहिए, सभी भुजाओं की संख्या बराबर है, इसमें भी 3 भुजा है, इसमें भी 3 भुजा है। अब देखिए कोण जरा, देखिए तो कोण देखिए जरा, तो कोण देखो जरा, तो इनके कोण आपस में बराबर है। देखो ये 60 है, ये 60 है, ये 50 है, ये 70 नहीं है जाएगा, मतलब कोण बराबर नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं ना कि त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है, किसके, त्रिभुज एक्स वाई
जेड के, समरूप नहीं है। मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए तभी हम क्या कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं, अदरवाइज समरूप नहीं कह सकते हैं। बात समझ आ रही है? नोट कर लीजिए इसको, हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आई कि समरूप होने के लिए क्या चाहिए हमको। यहाँ से एक बात हम लोगों को समझ में आई कि समरूप होने के लिए क्या चाहिए कि उनके मेन चीज़ तो भुजाओं की संख्या तो मान लो बराबर हो ही जाएगी, ठीक है, हो जाए, ये भी जरूरी है, ठीक है, और उनके संगत कोण, उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। कोई इसमें से एक मिलता है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, समरूप नहीं कहेंगे। कोई इसमें से एक मिल जाएगा तो हम समरूप नहीं कहेंगे। जैसे में आप कोई भी आकृति ले लीजिएगा, ठीक है, अभी हम यहाँ पे भुजा का चेंज कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं हम 5 और यहाँ पे कर देते हैं 5, ठीक है, तो इनका अनुपात सेम मिलता है, इनका अनुपात सेम नहीं मिलता, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगी, ये समरूप आकृति नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो मतलब इसमें से ये और ये तीनों होनी चाहिए तभी हम कह सकते हैं समरूप होगा। बात समझ आ रही है? चलिए अब अपने अगले वाले सेशन में बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे समझते हैं, ठीक है। देखिए एक जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, थेल्स था, जिनका नाम थेल्स था, ठीक है। उन्होंने इसके बारे में बहुत गहनता से अध्ययन किया, ठीक है। अभी तक तो हमको पता था कि बस क्या होनी चाहिए, उनके भुजाओं का अनुपात और उनके संगत कोण और उनके भुजाओं की संख्या बराबर हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि क्या है, समरूप हो जाएगी। तो उन्होंने देखा, एक उन्होंने त्रिभुज खींचा, एक ठो त्रिभुज खींचा, ठीक है, एक ठो ऐसे आकृति बनाई, उन्होंने एक आकृति बनाई और इसको 3-4 भागों में बांट लिया, बराबर भागों में, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी, ठीक है। तो और ये ई, और ई वाला को एफ से मिला दिए, ई वाला को इससे मिला दिए, समझ में? उन्होंने ऐसा एक प्रयोग किया और देखा कि क्या चीज़ मिल रहा है। तो उन्होंने देखा ना कि देखो ये मिला दिया, हम इसका नाम दे देते हैं एक एफ, ठीक है, ई एफ हो गया, ठीक। तो उन्होंने देखा कि अगर इस भुजा के सामने ऐसे सीधा की तरफ ले जाते हैं, इस भुजा के मतलब इस वाली भुजा के समांतर कोई एक लाइन खींचते हैं, ऐसे लाइन खींच दिए, किसके, इसके समांतर, इसके समांतर एक लाइन खींच दिए। तो उन्होंने देखा ना कि देखो जरा, उन्होंने क्या पाया, पी ऐसे करके हम नाम दे दिए, ठीक है। उन्होंने पाया कि देखो पी सी बटा सी ई, पी सी बटा सी ई, देखो पी सी में कितना भाग है, 1 2 3 भाग है, कितना है, 3 है, सॉरी 3 भाग है, और यहाँ पे 1 भाग 2 भाग, 2 भाग है, इसी क्या है, 2 भाग है। तो उन्होंने देखा ऐसा कि यहाँ पे जो अनुपात हो रहा है वही अनुपात इधर भी हो रहा है, वही अनुपात इधर भी हो रहा है, ठीक है, इधर भी वही अनुपात मिल रहा है सेम। तो इसको भी 3 भागों में बांट देते हैं, 1 2 3, 1 2, ठीक है, इस तरीके से। मतलब उन्होंने देखा कि एक तो भुजा को हम जिस अनुपात में बांट रहे हैं, दूसर की वाली भुजा भी उसी अनुपात में बटा जा रही है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तभी उन्होंने एक प्रमेय निकाला, ठीक है, उसको सिद्ध करके अच्छे से सिद्ध किए। तो उसी प्रमेय को क्या कहा जाता है, आधारभूत प्रमेय या थेल्स प्रमेय। इन्हीं के नाम पे, इनके सम्मान में, इनके नाम पे एक उसी का, उनके प्रमेय का नाम रख दिया गया, क्या, थेल्स प्रमेय, समझ में ना। और आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं। उसका स्टेटमेंट ये था, उनका स्टेटमेंट ये था कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर कोई समांतर अन्य दो भुजाओं को काटने वाली एक रेखा हम खींचते हैं। उन्होंने बताया कि किसी एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटने वाली एक रेखा, या अन्य किसी एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। मतलब ए
बी सी ले लिए, डी ई, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ बताया कि ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान ई सी, उन्होंने ये बताया, समझ में ना, उन्होंने अपने प्रमेय में ये चीज़ सिद्ध किया, ठीक है। अभी हम आज उसी को प्रमेय को क्या करेंगे, सिद्ध करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, थेल्स प्रमेय, ठीक है, जिसका नाम थेल्स प्रमेय है। ओके, चलिए आइए हम स्टेटमेंट को लिखते हैं, और जो आपको चीज़ मैं बताया हूँ वही चीज़ हम उसको क्या करेंगे, आज उसको प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। अब इस स्टेटमेंट को हम समझते हैं और इसको प्रूव भी करते हैं। चलिए आइए जरा, चलिए हमको दिया है, क्या क्या चीज़ दिया है, दिया है, क्या चीज़ दिया है जी, क्या है कि किसी एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज दिया है, मतलब हम लिखते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। चलिए हम बना भी लेते हैं साइड में फिगर, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है, एक भुजा के समांतर, ठीक है, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न काटने वाली प्रतिच्छेद किया है। एक भुजा के समांतर हम लेते हैं भुजा BC के समांतर एक रेखा खींचा जो भुजा AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। हमने एक भुजा खींच लिया किसके, BC के समांतर, इसका ना D पे प्रतिच्छेद कर रही है, D और F इसके बिंदु, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, इतना चीज हमको दिया है। और क्या कहा है कि खींची जाए तो प्रतिच्छेद करती है, और हमको लाना क्या है, सिद्ध करना है, क्या लाना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी, हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है देख लेते हैं। हमको सिद्ध करना है कि इनके अनुपात जो होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कह रहा है कि क्या लाना है, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी, ये आपस में क्या ला देना है, बराबर करना है, इनको बराबर ला दीजिए, ये हमको प्रूफ करना है। अब आइए हम इसको प्रूव करें, ये चीज़ तो दिया हुआ था आपको स्टेटमेंट में, अब इसको हम प्रूव करेंगे, समझा ना। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, रचना करेंगे, क्योंकि हम रचना कर सकते हैं, जब हम प्रूव करते हैं ना तो अपने अकॉर्डिंग हम किसी भी आकृति में क्या करते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है। आकृति वही रहेगी, कुछ हम लाइन इधर उधर खींच करके काम करते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रचना अपने से कर सकते हैं किसी भी आकृति में, ठीक है। चलिए रचना करते हैं, रचना करेंगे मतलब कंस्ट्रक्शन करेंगे। चलिए हम क्या करते हैं जी, DC को, चलिए हम B एंड C को क्या कर दिए, हम B एंड E को मिला दिए और D F को मिलाया, यहाँ लिखते हैं। पहला पॉइंट हम कहते हैं, क्या पॉइंट किया है कि D तथा
सी को मिलाया और डी, रुकिए ऐसे लिखते हैं, दोनों लिखना है ना, डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया। ओके, देखिए जरा, मिला दिया। मैंने डॉटेड किया है क्योंकि ये रचना है, डॉटेड रहेगा, रचना वाली हम क्या लिखेंगे, डॉटेड लाइन रहेगी, मिलाया। और देखिए ए पर डी यम लंब है, इसको भी डॉटेड बना देते हैं, ए पर डीएम लंब डालते हैं, ये क्या है, लंब है। और अरे सॉरी, ये भी तो रचना है ना, और ये दूसरी वाली रचना हो जाएगी, ई एन लंब है किस पे, एडी पर। चलिए हम इसको लिखते हैं दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हम कर दिए, दूसरा पॉइंट में क्या लिख दिया कि डीएम लंब है किस पे, ए पर, तथा दूसरा ई एन लंब है किस पे, एडी पर। देखो मैंने लंब खींच दिया, समझ में, लंब खींचा, हमने रचना कर दिया। अब आते हैं हम इसको प्रूव करते हैं, जरा ये देखिए जरा, तो त्रिभुज देखो जरा, प्रमाण मतलब प्रूव करते हैं प्रमाण में। चलो अब जरा, तो एक त्रिभुज देखो, त्रिभुज डी ई, त्रिभुज देखो, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी ई एन, त्रिभुज बी ई, देखिए जरा, त्रिभुज डी बी ई, त्रिभुज डी बी ई, त्रिभुज डी बी ई, दोनों देखो जरा, तुम दोनों त्रिभुज मिल रहा है, ए डी ई मतलब ये वाला त्रिभुज छोटा वाला, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज कौन ले रहे हैं, डी ई बी, चाहिए डी बी ई, इस तरीके से, ठीक है, दोनों त्रिभुज लेंगे, जरा निकालिए जाता है, इनका क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले वाले त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं, इनका क्षेत्रफल निकालो। चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ए डी ई का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर हम आधार को कौन ले लिए, ये ले लिए, आधार को हम ये लेंगे तो आधार, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार को अगर हम ले लेते हैं एडी, आधार को एडी लेते हैं, आधार क्या हो जाएगा, एडी, ठीक है। ऊंचाई, तो आधार को एडी ले लिए हैं तो ऊंचाई कौन होगी, ऊंचाई के लिए कौन लेंगे हम, इस त्रिभुज का सबसे ऊंचाई कौन होगी, आधार के एडी ले लिए हैं, आधार एडी ले लिए हैं, तो इसके जो आधार से जो लंबवत ऊंचाई होती है उसी को ऊंचाई कहते हैं। तो आधार के लिए देखो, ये वाला आधार है एडी, तो इसके लंबवत, इस पे आधार से लंबवत ऊंचाई सबसे ज्यादा कौन है, एन ई एन, क्या है, ई एन, इसका क्षेत्रफल निकाल दिया। चलो अपान दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ डी बी ई, ठीक है, निकालो जरा इसका भी। अब इसका अनुपात निकालते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब बताओ इसका आधार हम क्या ले लेते हैं, ये वाला, इसका आधार ये लेते हैं, ठीक है, डी बी, ठीक है। और ऊंचाई इसके लिए क्या हो जाएगी, आधार से ना ऊंचाई लेते हैं, तो आधार से लंबवत ऊंचाई, तो यही आधार आगे बढ़ करके देखो गया है ना, आधार आगे बढ़ के गया, तो यहाँ से लंबवत ऊंचाई क्या हो जाएगी, ई एन ही होगी ना, यही ना ऊंचाई होगी, ठीक है, ई एन, ठीक है।
यहाँ से देखो जाए तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमको मिल जाएगा यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई में देखो जाएगा तो एक ये कट जाएगा इससे और ये कट जाएगा इससे, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया ए डी अपन डी बी, ठीक, ए डी अपन डी बी, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब दूसरा ट्रायंगल देखो, दूसरा में देखो, अब फिर से लेते हैं तो, ठीक है, अब फिर से देखो जरा तो, अब देखो त्रिभुज ए डी ई, यहाँ पे हम क्या खींच देते हैं, लाइन खींच देते हैं, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज, अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, देखो ये वाला ई डी एम, चाहे ई सी डी, ई सी डी, ई सी डी में, इसमें हम काम करेंगे। चलो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई का क्षेत्र, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपान दूसरा वाला त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, त्रिभुज क्षेत्रफल ई सी डी, ठीक है। अब इनका निकालते हैं, पहले वाला त्रिभुज का एरिया निकाला जा रहा, तो पहले वाले त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। तो इसके लिए इस बार आधार कौन लेंगे, ए ई लेंगे, इस बार आधार ए ई लेंगे, तो ए से देखो जरा तो लंबवत ऊंचाई कौन है, डीएम है ना, डीएम है, तो आधार हम 1/2 लिख लीजिए, ये आधार हम क्या लेते हैं, ए ई ले रहे हैं, आधार ए ई। देखो हम क्या कर रहे हैं, आधार को बदल बदल के ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम ऊंचाई दूसरी लेनी है ना, इसलिए, ताकि हम इस तरीके को हम क्या करें, प्रूव कर पाएँ, अपने तरीके से हम ले रहे हैं, ठीक है। अब आप मत कीजिएगा कि इधर आधार लिए फिर इधर आधार लिए, दोनों के लिए अलग अलग आधार लेके देखते हैं कि क्या मान आ रहा है ना। चलो ए आधार ले लिए, और ऊंचाई कौन हो जाएगी जी, इसके आधार से लंबवत ऊंचाई कौन हो जाएगी, डी एम अपान, ठीक है। अब दूसरे के लिए त्रिभुज का 1/2, दूसरे त्रिभुज के लिए 1/2 आधार कौन हो जाएगा जी, आधार के लिए इस बार हम ले लेंगे ये आधार, ये ले लेंगे ई सी, ऊंचाई कौन होगा, आधार को आगे बढ़ाएंगे तो ऊंचाई यही ना मिलेगी, डीएम ही मिल जाएगी ना, डी एम, तो यहाँ से मिल जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ से भी हमको मिला क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, और दूसरा क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी, हम देख रहे हैं क्या मिल रहा है, ए ई अपान ई सी, मिल गया ना। ये हम कर लेते हैं समीकरण नंबर 2, और ये क्या था, समीकरण नंबर 1। चलो हमको तो ये मिल गया, अब कैसे भी देखो जरा, ऊपर वाला हम देख रहे हैं, ऊपर वाला देखो ए डी ई इसमें भी है, ऊपर वाला तो बराबर है, अगर हम कैसे भी करके नीचे वाला अगर बराबर कर देते हैं तो काम बन जाएगा, नीचे वाला बराबर कर देंगे तो काम कब बन जाएगा, ठीक है। तो हम देखो जरा तो इस वाले को देखो, हम आपको पीछे 9th में ही एक चीज़ आपको पढ़ाई जाए कि दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनते हैं, जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं, एक दूसरे के समांतर रहेंगे, इसी आधार पर दो हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, इसी आधार से हम दो त्रिभुज बनाते हैं, दोनों का आधार देखो जाए तो सेम है, तो इनके क्षेत्रफल जो होते हैं क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, आप कहेंगे कैसे बराबर होंगे, हम कैसे मान लेंगे बराबर होते हैं, तो क्या करेंगे, देखिए जरा, आधार हम ले लेते हैं, ये है आधार, और ऊंचाई जरा देखो, ऊंचाई भाई तो त्रिभुज की ऊंचाई कहीं से भी मापी जा सकती है ना, कहीं से भी मापी जा सकती है, तो ये जितना आएगा इधर उतना इधर आएगा, सभी त्रिभुज के लिए सेम ही होगी ना, तो हम कह सकते हैं कि आधार 1/2 आधार ए बी गुणे ऊंचाई मान लेते हैं 5 है, तो 5 हो जाएगा, तो दोनों के लिए तो सेम ही ना आएगा, दोनों के लिए सेम ही आएगा, तो ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, त्रिभुज डी बी ई तथा डी बी ई, त्रिभुज डी बी ई इक्वल होगा किसके, त्रिभुज डी बी हो गया ई, तो अब हो जाएगा डी ई सी डी के, त्रिभुज ई सी डी के इक्वल हो जाएगा, क्या क्यों हो जाएगा, देखें लिखेंगे समांतर भुजाओं के मध्य एक ही आधार पर स्थित
त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। एक ही आधार पर स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इस कंडीशन पे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये बराबर हैं तो क्या हम ये दोनों बराबर हो गए तो पूरा हम देखेंगे तो ये बराबर मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं ना कि देखो जरा, त्रिभुज एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी ई अपान, अब देखो जरा, इस वाले की जगह ई सी डी की जगह क्या डी बी ई लिख सकते हैं, डी बी ई लिख सकते हैं। देखो अब इसका मान बताओ तो कितना है, इसका मान हम निकाले हैं, कितना आया है, ए डी अपान डी बी, और इसका मान हम निकाले हैं, कितना आया है, ए अपान ई सी। ये था आपका क्या, थेल्स प्रमेय। ये है आपका थेल्स प्रमेय, समझ में आया, नोट कीजिए जरा। थेल्स प्रमेय ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन आने ही वाला है, ये 100% ये आने वाला है, 100% समझ में ना, ये आएगा, या तो इस पे सवाल आएगी या तो ये आएगा तो वो भी 5, 6, 7, 8 नंबर में आएगा ना, समझ रहे हैं, 5, 6 नंबर में आएंगे, ठीक है, नोट कीजिए जरा। ये थेल्स प्रमेय, अब थेल्स प्रमेय का एक ठो विलोम हो जाएगा, एक ठो थेल्स प्रमेय का विलोम है, ठीक है, उसी को भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, नोट कीजिए जरा इसको। देखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। जो थ्योरम पहले हम पढ़े थे, थेल्स थ्योरम, वही उसका क्या उल्टा है, एकदम उल्टा है। मतलब ये कह रहा है कि आप बता दीजिए कि जो भी एक रेखा है, दो भुजाओं को, त्रिभुज है पी क्यू, दो भुजाओं को अगर एक ही अनुपात में काटता है, डी और ई को, इनके अनुपात आपस में बराबर हैं, तो ये वाली तीसरी वाली भुजा क्या होगी, समांतर, तीसरी वाली भुजा के समांतर होगी, वही है ना सेम उल्टा। अब इसको हम प्रूव करते हैं, चलिए, दिया है आपको, दिया है एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है। रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटता है, दो भुजाएं हैं, रेखा ए बी तथा एसी को समान अनुपात में बांटता है, मतलब क्या बोल रहा है कि ए डी अपान डी बी और ए ई अपान ई सी इस अनुपात में बांटता है, ठीक है। तो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि डी ए समांतर है किसके, बी सी के, डी समांतर है बी सी के, समझ में, ऐसा हमको प्रूफ करना है। चलिए आइए हम करते हैं इसका रचना करते हैं। देखो हम ऐसी रचना करते हैं कि बिंदु डी से हम एक रेखा खींचते हैं जो ई डैश पे, एसी को ई डैश पे काटता है, ठीक है। डी से, चलिए हम ऐसे करते हैं कि डी ई डैश समांतर खींचा बीसी के, खींचा, इस प्रकार से हम एक लाइन खींचते हैं, दूसरी लाइन डी ई डैश,
डी ई डैश की BC के समांतर हम डी ई डैश खींच दिए, दिखा दिया हम BC के समांतर खींचे हैं, खींचा। तो अभी मैं आपको थेल्स थ्योरम बताया ना, अभी मैं आपको थेल्स थ्योरम बता के आया कि अगर एक भुजा के समांतर अगर कोई भी भुजा रहती है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि थेल्स प्रमेय से, कहाँ से, ए डी, ये प्रमाण आप कर रहे हैं, ए डी डी बी इक्वल टू ए ई डैश अपान ई डैश सी, कैसे होगा, थेल्स प्रमेय से। कैसे, थेल्स थ्योरम से, थेल्स थ्योरम से, ये थेल्स प्रमेय से हम लोग अभी पढ़ के आए हैं। देखो मैंने कहा कि इसके समांतर एक भुजा खींच गई, भुजा खींचेगी तो जाहिर सी बात है वो समान अनुपात में बांटेगी, समांतर खिंचाई जाएगी, समान अनुपात में बटेगा, समान अनुपात में मैंने बांट दिया। ठीक, अब देखो जरा, तो ये इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी देखो यही चीज़ है, यहाँ भी यही चीज़ है, दोनों सेम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ए डी बटा डी बी बराबर, अच्छा देखो जरा, क्या क्या हम देखो इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 का मान इसमें रखते हैं, इक्वेशन 1 कहते हैं ए डी, इस वाले की जगह पे ए डी अपान डी बी, डी बी की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं, देखो ए ई अपान ई सी बराबर ए ई डैश अपान ई डैश सी, इस तरीके से लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसके जगह पे मैंने क्या कर दिया, इसी के बराबर जो दिया हुआ मान था उसको मैंने पुट कर दिया। ठीक है, तो अब देखो जरा, तो ये देखो ई ए ई और ए ई डैश दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं। अब ये कब हो सकता है जी, बताओ जरा, ये कब हो सकता है, ये इसका भी मान और इसका भी मान कब इक्वल हो सकता है, देखो इनका अनुपात सेम ही है, ये कब इक्वल, कभी ऐसा हो सकता है कि ये दोनों अगल बगल में होंगे तो इक्वल होगा, नहीं, ये दोनों क्या होंगे, एक ही पे होंगे तभी इक्वल हो सकता है। तो हम कह सकते हैं ना कि हाई जो समांतर है इसके, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अतः ई तथा ई डैश एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है, तभी तो ये हो सकता है, एक ही बिंदु है। अतः हम देखो अभी दिखाए हैं कि अभी हम दिखाए हैं कि डी ई डैश समांतर है किसके, BC के। तो अभी हम कह दिए कि क्या है, ई डैश और ई दोनों क्या है, एक ही बिंदु पे है, एक ही बिंदु पे है, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, डी ई भी समांतर हो जाएगा किसके, BC के। यही हमको लाना था, समझ में, नोट कर लीजिए, ये बहुत हल्का है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। नोट कर लीजिए, थ्योरम नंबर ये 2 था, ये दूसरा नंबर थ्योरम था, थ्योरम नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।